विटामिन के बारे में कल हम पढ़ रहे थे और विटामिन सी हमने लास्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट लिखना विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो कमी से होने वाला रोग होता है रिकेट्स, या इसको सूखा रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखा रोग कहते हैं। ये बच्चों में होता है। ये सूखा रोग जो होता है वो किसमें होता है? बच्चों में होने वाला रोग है। इसलिए इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिकेट्स के विरोध में काम करती है। एंटी रिकेट्स विटामिन के रूप में काम करती है। अधिक उम्र वालों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और अधिक उम्र वालों में जो रोग होता है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया में भी क्या होता है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, बोन्स कमजोर पड़ जाती हैं। और रिकेट्स में भी क्या होता है? इसमें भी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियों वहां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए सुबह के समय धूप लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण मोस्टली हमारे शरीर में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं इर्गेस्टेरॉल कोशिकाएं। और ये इर्गेस्टेरॉल कोशिकाओं से एक पदार्थ निकलता है, इर्गेस्टेरॉल पदार्थ। ये पदार्थ ही विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इर्गेस्टेरॉल पदार्थ का जो चेंज होता है वो विटामिन डी में होता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होता है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सुबह के समय धूप लेना बहुत ही जरूरी होता है। डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है भाई, सूर्य वहां से कोई विटामिन डी नहीं फेंक रहा। सूर्य विटामिन डी का तो यह है कि हमारी बॉडी में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तुम ये लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में पाई जाने वाला इर्गेस्टेरॉल पदार्थ विटामिन डी में बदल जाता है। यानी एक तरीके से इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, स्किन में होता है। यानी निर्माण कहाँ होता है? स्किन में होता है, या हम बॉडी कह सकते हैं, हमारी बॉडी में ही इसका निर्माण होता है। इसके अलावा अन्य स्रोत, यानी इसके अलावा और किससे मिलता है? धूप से। धूप के अलावा ये जैसे मछली का तेल, मछली का तेल में विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। मछली के तेल में अल्फा लिनोनिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे मानसिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। इसमें विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है और ई भी होता है। इसके अलावा जैसे घी है, दूध वगैरह है, इन सब में क्या मिलता है? विटामिन डी प्राप्त से होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न भी आया हुआ है, आरएस में ही पूछा हुआ है ये। मछली के तेल में एल्फा लिनोनिक अम्ल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के मानसिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। जो कि व्यक्ति के मानसिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या माने जाते हैं? बेहतर माने जाते हैं। तो ये कहलाता है विटामिन डी। एक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का
रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल। क्या होता है? टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल है। इसको प्रजननकारी विटामिन भी कहा जाता है। प्रजननकारी विटामिन कहते हैं इसको, या इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है और ब्यूटीनेस को बढ़ाता है ये, इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इसको कहते हैं। ब्यूटी विटामिन इसको कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो मेल में तो कहते हैं बंध्यता या स्टरलिटी, और फीमेल में होता है इनफर्टिलिटी, या इसको बांझपन कहते हैं। क्या कहा जाता है? बांझपन। फीमेल में तो क्या कहते हैं? बांझपन, और मेल में कहते हैं इसको बंध्यता। और इसकी स्रोत की यदि बात करें तो विटामिन ई किस किस से मिलता है? एक तो गेहूं के चोकर से मिलता है। आटे की जो छानस होती है ना, उसको छान करके नहीं खाना चाहिए, याद रखना। आटे की कोई भी अन्न है उसके छिलके वगैरह जो होते हैं ना, उनमें विशेषकर ये विटामिन पाया जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था छिलके वगैरह में विटामिन वगैरह का निर्माण ज्यादा होता है। तो गेहूं का जो चोकर होता है, जिसको छान करके आटे को नहीं खाना चाहिए, चोकर का भी उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अंकुरित अनाज, दालें वगैरह हैं, अनाज वगैरह हैं, चने वगैरह हैं, इनको भिगो करके खाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे मछली का तेल है, मछली के तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। बादाम वगैरह है, इनमें क्या होता है? विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता कमजोर पड़ जाती है, बंध्यता या बांझपन आ जाता है। और एक है विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्यूनोन। क्या नाम है? नेफ्थोक्यूनोन। या इसका दूसरा नाम है क्लोरोक्यूनोन। क्या नाम है? क्लोरोक्यूनोन। या इसको फाइलोक्यूनोन भी कहा जाता है, या फिलोक्यूनोन भी इसको कहते हैं। कमी से रोग की यदि बात करें तो विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं हो पाती है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। उस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के बारे में अभी अपन जो रोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। हाँ बिल्कुल। ये जो इसको शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज कहा जाता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया फैमिली से इसको इसकी ओरिजिन मानी जाती है। हीमोफीलिया के बारे में भी अपन रोगों में पढ़ेंगे, वही कह रहा हूँ मैं, डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ के लिए इतना याद रखना, इसकी कमी से होता है। वैसे ये वंशागत हेरिडिटी डिजीज है ये, मेल में होता है ये, फीमेल इसकी कैरियर होती है, वाहक होती है। तो हीमोफीलिया रोग होता है। और इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत के भाग कोलोन में होता है, या इसका निर्माण बॉडी में ही होता है, बाहर से इसके कोई विशेष स्रोत इसके नहीं है। यानी इसका निर्माण भी हमारे शरीर में ही होता है। निर्माण व अवशोषण, सिंथेसिस एंड एब्जॉर्बेशन, बड़ी आंत के भाग कोलोन में होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में होता है, और अधिक उम्र वालों में ऑस्टियो मलेशिया होता है। हमारे बॉडी में, स्किन में इसका निर्माण होता है। मछली के तेल में विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, और ई भी होता है। और इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 बछी अम्ल होते हैं, जो कि व्यक्ति के मानसिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाते हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए पर डे लेना जरूरी होता है, और मिनरल से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनसे भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, शरीर को ऊर्जा इनसे
नहीं मिलती है, और ये उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। बहुत ज्यादा मात्रा इनकी नहीं चाहिए। कुछ प्रमुख खनिज लवण हैं, जैसे पहले नंबर पर एक आता है सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। सोडियम क्या काम करता है? एक तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब बीपी लो होता है तो अपन नमक का पानी, ग्लूकोज का पानी पीते हैं, जब बीपी हाई होता है तो नमक की मात्रा कम कर देते हैं, सॉल्ट कम लेते हैं ना, क्योंकि नमक में क्या होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कम है तो उसको बढ़ाएगा, ज्यादा है तो फिर उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। यानी एक तो ये रक्त दाब का नियंत्रण करता है। और सोडियम मिलता किससे है? जैसे समुद्री भोजन से मिलता है। भाई सोडियम, नमक समुद्रों से प्राप्त होता है, समुद्र जल से। तो समुद्री शैवाल, एल्गी वगैरह होते हैं ना, समुद्र में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और दूसरा काम करता है ये, जो तंत्रिका आवेग हैं, नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेगों का नियंत्रण। तंत्रिका आवेग का मतलब है, जैसे अपन ने न्यूरो सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम। जैसे ही गर्म तवे को हाथ लगाते हैं तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। किसी ने कील चुभोई, पिन चुभोई, तुरंत हमें पता लग जाता है स्किन को, तो उनको नर्व इम्पल्स कहा जाता है। तो नर्व इम्पल्स का जो संचरण होता है वो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम, ये दो तत्वों के द्वारा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से एक मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, जिसको Na+ और K+ पंप के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। ये तो मेनली समुद्री भोजन से मिलता है, शीप फूड जिसको कहते हैं हम। जैसे मछलियां वगैरह हैं समुद्र के अंदर, और जीव वगैरह हैं, शैवाल वगैरह हैं, शैवाल है, कुछ जीव वगैरह हैं, उनसे मिलता है, समुद्र में पाए जाते हैं। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, जो भी अपन जनरली खाते हैं ना, उन सभी के अंदर पोटेशियम अन्न वगैरह में पाया जाता है। और ये भी क्या काम करता है? ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। ये किसके संचरण में सहायक है? तंत्रिका आवेगों के संचरण, जो नर्व इंपल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है, दोनों ही सोडियम और पोटेशियम। एक हमारे लिए डेली आयोडीन लेना चाहिए, आयोडीन, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए उत्तरदायी है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए या स्राव के लिए जो उत्तरदायी तत्व है उसका नाम क्या है? आयोडीन है। क्या नाम है? आयोडीन है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं गलगंड। क्या कहा जाता है? गलगंड, या इसको घेंगा कहा जाता है, गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए, 20 से 30 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। मिलीग्राम में लेते हैं इनको, बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। एक होता है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में आता है आयरन, Fe, जो कि हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये कमी से जो रोग होता है, कमी से होने वाला रोग, वो है एनीमिया। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। इसके लिए आयरन युक्त स्रोत लेने चाहिए। आयरन युक्त स्रोतों में जैसे पालक है, मेथी है, गुड़ है, चुकंदर है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे बथुआ वगैरह हैं, जो भी जनरली हरी सब्जियों में सभी में अंदर आयरन होता है। जो भी ग्रीन पार्ट होता है उसमें आयरन मोस्टली पाया जाता है। अवशोषण, एब्जॉर्वेशन, बड़ी आंत के भाग कोलोन में होता है। पांचवा जो एक मुख्य खनिज लवण है उसका नाम है कैल्शियम।
जिसका प्रतीक होता है Ca। और कैल्शियम हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम क्या काम करता है? हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा दांतों के ऊपर जो चमकीला आवरण होता है, इसको इनेमल कहते हैं। उस इनेमल के निर्माण में भी कौन सहायक है? कैल्शियम सहायक होता है। इनेमल के निर्माण में कौन सहायक होता है? कैल्शियम सहायक होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्का निर्माण में भी कैल्शियम जो होता है ये सहायता प्रदान करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है ये। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन में भी सहायक होता है। हमारी मांसपेशियां फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, संकुचन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन में भी कौन सहायता प्रदान करता है? कैल्शियम करता है। और एक लास्ट जो खनिज लवण है वो है फास्फोरस पी। ये भी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम के लिए क्या लेना चाहिए? जो दूध वगैरह है, पनीर है, दही है, इनमें कैल्शियम ज्यादा होता है। दूध, दही, पनीर। अच्छा, फास्फोरस हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। और दूसरा, फास्फोरस जो होता है ये हमारे वसा के पाचन में भी सहायक होता है। फैट डाइजेशन के अंदर भी ये सहायक होता है। वसा से संबंधित जो पाचन की क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी फास्फोरस जरूरी होता है। तो ये कुछ खनिज लवण हैं जो कि प्रतिदिन हमें लेने बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से बॉडी में रोग हो जाते हैं। ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायक होते हैं। ये नर्व इम्पल्स, जैसे ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, हड्डियों वसा के पाचन में सहायक है। फैट डाइजेशन, हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। एनिमल के निर्माण में सहायक है। ये मिनरल्स हैं: सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और नर्व इंपल्स के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये पोटेशियम भी इसी के साथ में ही काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है जो कि कंप्लीटली हमारे न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये आयोडीन, ये हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की सीक्रेशन के लिए जरूरी है। ये कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है इसकी कमी से। और आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन बनता है इससे। और कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया क्या हो जाता है? ब्लड की
कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी के लिए आयरन वाले स्रोत लेने चाहिए। कैल्शियम ये हमारे हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। इनेमल के निर्माण में भी कौन सहायक है? कैल्शियम। इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही तत्व इनेमल के निर्माण में सहायक होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जिम्मेदार है ये, रक्त का थक्का बनने में, और पेशी संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होता है। फास्फोरस जो होता है ये भी वसा के पाचन में सहायक होता है और हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है ये। नेक्स्ट लिखना जल, वाटर। जल से याद रखना, हमारे शरीर को जल वैसे तो एक पंच भौतिक तत्वों में आता है, लेकिन वैसे रासायनिक दृष्टि से इसको कंपाउंड मानते हैं, यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित रेशो में होते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में कि जल से हमारी बॉडी को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखना, जल से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जल से एनर्जी नहीं मिलती है। जल तो हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, उपापचयी क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। जल से हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं जल पी लिया तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। उल्टी व दस्त के समय सामान्यतया हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहते हैं, या इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ओआरएस का घोल पीना चाहिए। ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेट्स रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ओरल का मतलब मुख द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए पिया जाता है, तो निर्जलीकरण को दूर करते हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। प्रतिदिन हमें लगभग कितना पानी पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर जल का उपयोग करना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए? पानी पीने के भी कुछ तरीके हैं। एक तो पानी सुबह जागते ही हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करना चाहिए, याद रखना। जागते ही गरम गरम चाय नहीं उड़ेलनी चाहिए शरीर में, गरम पानी पीना चाहिए। हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए सुबह के समय, जितना भी आप पी सकते हो उतना। इससे क्या है, तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, शरीर के जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका भी उत्सर्जन होता है, और गर्म पानी से जो जैसे ओबेसिटी वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम पड़ता है। तो गुनगुना पानी पीना चाहिए सुबह के समय। पानी पीते समय कभी भी बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए। जनरली बोतल से उड़ेल के ऐसे कभी पानी नहीं पीना चाहिए, या गिलास से भी ऐसे उड़ेल के पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा झुक करके पीना चाहिए जहां तक संभव हो। भाई कहीं नहीं है, बाहर है पर वो तो अलग बात है, भाई घर पर पानी कभी बोतल से ऐसे उड़ेल के नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा झूठा करके पीना चाहिए, झुक करके पीना चाहिए। और पानी, महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी खड़े रह करके पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप अब खड़े रह करके पानी पियोगे ना, तो आज से 10 साल बाद आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके घुटनों में दर्द कर देगा। आजकल सभी खड़े होकर पानी पीते हैं, इसीलिए तो आजकल घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो तभी तो आजकल घुटनों में दर्द बढ़ रहा है, पहले तो बढ़ता ही नहीं था। आपने नोटिस किया होगा, पहले के लोग बैठ के पानी पीते थे, जैसे अपन उनको पिलाते थे ना, तब भी वो सामने वाला बैठ जाया करता था, खड़े खड़े पानी नहीं पीता था। तो यही मेन कारण था कि पहले लोगों के 80 साल तक घुटने खराब नहीं होते थे। आज अपन 40 साल के होंगे ना, तब भी अपने घुटने जवाब दे देते हैं, फिर अपन दिखाते फिरते हैं डॉक्टर को। इसका मेन कारण, कभी भी हम डॉक्टर पास कोई बेड उड़ लेके जाते हैं ना, यदि घुटनों के पेशेंट को, तो वो ये जरूर पूछता है कि पानी कैसे पीते हो, वो सलाह देता है पानी बैठ करके पीना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट स्थिति मानी गई है, ऐसे अलती पलती मार के पानी पीना चाहिए, खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए। जब से फ्रिज चलाया ना, तब से तो बोतल निकाली, खड़े होकर पानी पिए और खत्म। खड़े होकर पानी पीने से पेट भी बढ़ता है, पेट के रोग भी बढ़ते हैं। और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जब से फ्रिज चलाया ना, फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी पीने से भी शरीर के रोग बढ़ते हैं। गर्म पानी शरीर के लिए लाभदायक होता है, या नॉर्मल पानी पीना चाहिए। बहुत ज्यादा जितना चिल्ड पानी पियोगे ना, उतना ही बॉडी के लिए वो क्या होगा? नुकसानदायी होगा। खांसी जुकाम तो पैदा करेगा ही करेगा, ये तो अदर नुकसान बीमारी है, बाकी परमानेंट रोग भी बनाएगा बॉडी के अंदर।
परमानेंट बॉडी के अंदर पेट के रोग भी बढ़ाता है। तो पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। खड़े रहकर पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी में पानी का एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता ढंग से, और सीधा वो हमारे घुटनों को प्रभावित करता है, घुटनों में दर्द बढ़ जाता है बाद में। पीने को तो अपन सभी पीते हैं, आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, जब याद आ जाता है जब बैठ के पी लेता हूँ, या फिर ठीक है, हो है कि हाँ संभव है तो बैठ के पी लेता हूँ, याद आ जाता है तो नहीं है तो फिर अपन पीते ही जनरली। बाकी पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए, पानी खड़े रहकर नहीं पीना चाहिए। ऐसा बताते हैं पानी बैठकर पियो, दूध हमेशा खड़े रहकर पियो। दूध बैठकर नहीं पीना चाहिए, दूध हमेशा खड़े रहकर पीना चाहिए, मजबूती मिलती है बॉडी में। और पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। उल्टा कर रखा है ना, वही तो कह रहा हूँ, काम उल्टा कर रखा है। दूध खड़े रहकर पीना चाहिए, उसको तो बैठ के पीते हैं। पानी बैठकर पीना चाहिए, उसको खड़े रहकर पी रहे हैं, उल्टा काम कर रखा है। इसीलिए हमारी सारे कारण है कि आज हमारी बॉडी में रोग बढ़ रहे हैं, आयु हमारी एज कम रह गई है, क्योंकि पहले लोग बाग इस तरीके थे उनके बैठने के, ताजा भोजन करते थे, ठंडा पानी नहीं पीते थे बहुत ज्यादा, नॉर्मल चाहे कुएं का ताजा पानी लाके पीते थे, उसी को वो ठंडा पानी मानते थे, बर्फ वगैरह से दूर रहते थे, ठंडा पानी पीते थे, फ्रिज का खाना नहीं खाते थे लंबे से, फ्रिज था ही नहीं, खाएंगे क्या थे। अब आजकल तो क्या है, सब्जियों का अचार बना दिया हम लोगों ने, आज सब्जी बनी है उसको कल शाम को भी खा ली, बच गई सब फ्रिज में रख दी, कल सुबह फिर खा लिया उसको, कल की सब्जी बची उसको फ्रिज में रख दी, उसको परसों खा रहे हैं अपन। तो ऐसे ये नुकसानदायी, बासा भोजन करने से ही बॉडी में डायबिटीज बनती है। बासा भोजन नहीं करना चाहिए। पहले के लोग बाग शुद्ध भोजन करते थे, सात्विक भोजन करते थे, चाहे बड़ी चटनी से रोटी खाते थे लेकिन ताजा बनाते थे, आटे को लगा करके नहीं रखते थे। आज भी गाँव में आटे को अपन लगा के नहीं रखते हैं, नहीं रखते ना, लेकिन आजकल की फ्रिज चलाने तब से कुछ लोग रखने लग गए, रख देते हैं कि ठीक है रख दिया कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कहने वाली बात है। तो कहने वाली बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायी होती है वो चीज। तो लगभग 65 से 70% भाग किसका बना होता है, जल का बना होता है। लिख लो, इसमें जल में लिखना, यह रासायनिक दृष्टि से यौगिक है जो कि शरीर में होने वाली, जो कि शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं के या उपापचयी क्रियाओं के, शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के संचालन में सहायक है, या उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। अगला बोल को, उल्टी तथा दस्त के समय हमारे शरीर में, उल्टी तथा दस्त के समय हमारे शरीर में प्राय जल की कमी हो जाती है, प्राय जल की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके लिए ओआरएस का घोल पीना चाहिए। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला पॉइंट लिखो, जल से हमारे शरीर को जीरो कैलोरी, जल से हमारे शरीर को जीरो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल से हमारे शरीर को जीरो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमारे शरीर का 65 से 70% भाग, हमारे शरीर का 65 से 70% भाग
जल का बना होता है। प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। एक लास्ट लिख लेना, रुक्षांश या रे से रफेज, फाइबर बोलते हैं ना, फाइबर लेने चाहिए, मतलब कच्चे फल भी खाने चाहिए, ओनली जूस ही नहीं। जैसे एक तो आप मौसमी का जूस पियो, एक मौसमी खाओ, तो मौसमी खाएंगे तो उसमें अपन को रेशे भी मिलेंगे। रेशे हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। तो इसके लिए सलाद खानी चाहिए, कच्चे फल, सब्जियां, साबुत अन्न खाना चाहिए, छिलके वाला अन्न खाना चाहिए। इनसे ये क्या, हमारे पाचन को सहायक बनाते हैं, पेट को स्वस्थ बनाते हैं, मल उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। पाचन में सहायक हैं, डाइजेशन। रुक्षांश, रुक्षांश भी कहते हैं इनको हिंदी में, रफेज। रुक्षांश या रेशे एक ही बात है, रुक्षांश या रेशे। तो ये संतुलित भोजन है। इनकी कमी से कोई रोग होता है तो उनको अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग, जैसे हार्ड वर्कर है तो उसके लिए 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे। वैसे नॉर्मली 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मल वर्कर है, ऑफिस वर्कर है। बाकी कोई घर पड़ा पड़ा खा रहा है तो उसके लिए 2400 कैलोरी बहुत है। ठीक है कि भाई जिम कर सो गया तो वो 2400 कैलोरी भी उसके लिए सफिशियंट है। बाकी वर्क करता है, अपन थोड़े से मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से हमें कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, कल नया टॉपिक चालू करेंगे।